स्ट्रगल टीवी में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा पाकिस्तान के उस बाएं बाजू की जिसने हालिया पाक भारत जंग के दौरान खुलकर सोशलिस्ट नज़रियात से गद्दारी की और बजाय इसके कि एक सोशलिस्ट इंटरनेशनलिस्ट मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता जो लगभग 150 साल से मज़दूर तहरीक ने आलमी सतह के ऊपर अपनाया हुआ है, उसके बजाय उन्होंने बग़ैर किसी असूल के, बग़ैर किसी नज़रिए के खुलकर पाकिस्तानी फ़ौज की, पाकिस्तानी रियासत के मौक़िफ़ की हमायत की। बल्कि हमने देखा कि बेशुमार दफ़ा उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तानी एयर फोर्स को ग्लोरीफाई किया। मैं इससे पहले कि इस बाएं बाजू की गद्दारी का तज्ज़िया करूं कि उन्होंने ये गद्दारी क्यों की, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि तारीख़ी तौर के ऊपर आलमी बाएं बाजू की तहरीक का जंगों की तरफ क्या मौक़िफ़ रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि बाएं बाजू की तहरीक ने सोशलिस्ट, एनार्किस्ट और मार्क्सिस्ट नज़रियात ने सबसे पहले यूरोप के अंदर फ़रोग़ पाया और जंग का सवाल मार्क्स को भी दरपेश रहा, एंगल्स को भी दरपेश रहा। इसके बाद हमने देखा कि पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग के दौरान मार्क्सिस्ट तहरीक जो काफ़ी बड़ी भी हो चुकी थी, रूस में इनकलाब भी आ चुका था, उसने बेशुमार ज़बरदस्त नज़रियाती बहसें की जंग के हवाले से। और यूँ बाएं बाजू के पास, सोशलिस्ट तहरीक के पास आलमी सतह के ऊपर एक ज़बरदस्त इल्मी नज़रियाती विरसा मौजूद है जिसकी मदद से हम किसी भी जंग का तज्ज़िया कर सकते हैं और जंग के बारे में मौक़िफ़ अपना सकते हैं। जंग के बारे में सोशलिस्ट नुक्ता नज़र सबसे पहले ये कहता है कि हम पैसिफिस्ट की तरह हर जंग के मुखालिफ नहीं हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जंग कौन सा तबका किस तबके के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, कौन सी रियासत किस रियासत के ख़िलाफ़ लड़ रही है। हम उस जंग के ख़िलाफ़ नहीं है जो बाज़ कौमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ती रहीं। हाँ, इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि एक देर पा हमेशा कायम रहने वाला अमन कायम हो, मगर ये अमन शायरी से, नारों से, पैसिफिस्ट किस्म की तहरीकों से कायम नहीं हो सकता, क्योंकि जंग की वजह साम्राज्य निज़ाम है, सरमायादारी निज़ाम है। जब तक इस दुनिया से साम्राज्य निज़ाम का, सरमायादारी निज़ाम का ख़ात्मा नहीं होगा, तब तक ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ से हम जंग ख़त्म ना करें। पंजाबी का एक बड़ा मशहूर इनकलाबी तराना है जो 70-80 की दिहाई तक किसान गाया करते थे, जब तक समाज ना बदलेगा जंगा हुंदियाँ रहनगियाँ। एक बहुत अहम तकरीर जो पैम्फलेट की शक्ल में शाया हो चुकी है, जिसका उर्दू तर्जमा भी हालिया दिनों में हमने रोज़नामा जदोजहद में शाया किया, वो है लेनिन की तकरीर जो उन्होंने 1917 में की, जंग और इनकलाब के नाम से। इसी तरह जब जर्मनी ने फ्रांस पर 1871 में हमला किया तो लेनिन, माफ़ कीजिएगा, एंगल्स और मार्क्स ने इस जंग के ऊपर ना सिर्फ एक दूसरे से ख़त किताबत की बल्कि इसके बारे में बार बार बात की। और हमने देखा कि इब्तदाई तौर पर वो फ्रांस की शिकस्त के हामी नज़र आते हैं, लेकिन जब जर्मनी फ्रांस के शहरों पर कब्ज़े करने लगता है तो वो फिर जर्मनी की मुखालफत की बात करने लगते हैं। 1860-1870 की दिहाई से यूरोप की मज़दूर तहरीक का, सोशलिस्ट तहरीक का बहुत खुला मौक़िफ़ था कि जब साम्राज्यी जंगें हों तो हमें चाहिए कि दूसरे मुल्क के मज़दूरों से लड़ने की बजाय अपने मुल्क में अपनी हुक्मरान इशराफिया का तख्ता उलट कर वहाँ पर एक मज़दूर हुकूमत कायम कर दें। और 1917 में यही हुआ रूस के अंदर, और यूँ पहली बार एक मज़दूर रियासत, एक सोशलिस्ट रियासत वजूद में आई। ये बातें उन नाम नहाद लेफ़्ट लीडर्स को अच्छी तरह मालूम है जो मैं कर रहा हूँ, सो मैं इन पर अब ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर 3 नुकात पेश करना चाहता हूँ ये समझने के लिए कि बाएं बाजू के इस हिस्से ने सोशलिस्ट नज़रियात से गद्दारी क्यों की।
میرے نزدیک اس کی پہلی بنیادی وجہ ان کا اپر مڈل کلاس اور میٹروپولیٹن یعنی پاکستان کے مرکزی شہری حصوں میں رہنا، اس سے تعلق رکھنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ JKNSF کشمیر میں یا خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ کے مختلف حلقوں میں جو بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے یعنی نام نہاد پیریفری کا لیفٹ یا وہ لیفٹ جو مزدور طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس نے قطعاً اس طرح کا موقف اختیار نہیں کیا۔ یہ موقف لاہور میں کسی حد تک راولپنڈی، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بعض نام نہاد لیفٹ رہنماؤں نے اختیار کیا۔ یہ وہ رہنما ہیں جن کے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ سے بات ہے۔ یہ وہ جرنیل ہیں جن کے پاس کوئی فوج نہیں ہے۔ اس درمیانے طبقے کی مصیبت یہ ہوتی ہے جب یہ بائیں بازو کو جوائن کرتے ہیں تو وہ یا اس انتہا پر ہوتے ہیں یا اس انتہا پر ہوتے ہیں۔ ایک دن وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں انقلاب آنے والا ہے، سوشلسٹ انقلاب از راؤنڈ دا کارنر، اور اگلے دن آپ کو یہ بھاشن دیں گے کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن وہ انتہائی امید پرست آپٹیمسٹ ہوں گے، اگلے دن وہ مایوسی کا پہاڑ بنے ہوں گے۔ اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا تجربہ ہے۔ مڈل کلاس کے بارے میں، جسے مارکسی زبانوں میں عمومی طور پر پیٹی بورژوا بھی بولا جاتا ہے، پیٹی بورژوا کے بارے میں مارکس سے لے کے آج کے عہد تک بے شمار لوگوں نے اس کے کلاس کریکٹر پر اور اس کے نتیجے میں اس کے سیاسی کردار کے بارے میں بے شمار تھیورائزیشن کی ہے، بے شمار علمی اور نظریاتی ورثہ چھوڑا ہے۔ ایک بہت اہم پیمفلٹ مڈل کلاس کی سیاست کے حوالے سے ٹروسکی نے لکھا، جس کا عنوان ہے دانشور اور سوشلزم۔ اس کو بھی ہم ترجمہ کر کے روزنامہ جدوجہد میں شائع کر چکے ہیں۔ اگر آپ پیٹی بورژوا کی سیاست کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ دانشور قسم کے حضرات سوشلسٹ نظریات سے یا دور کیوں رہتے ہیں، یا اگر اس کو اختیار کرتے ہیں تو عمومی طور پر ان سے غداری کرتے ہوئے بھی کیوں نظر آتے ہیں، اس پیمفلٹ میں اس کا اچھی طرح سے جواب دیا گیا ہے۔ دوسری وجہ میرے نزدیک یہ تھی کہ جس طرح کی تنظیمی صورتحال ہے ان گروہوں کی جو خود کو لیفٹ پارٹیاں کہتے ہیں، اور انہوں نے اس جنگ میں سوشلسٹ نظریات سے بغاوت کی، غداری کی، یہ سارے گروہ کلٹ کی طرح کام کرتے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں یہ بائیں بازو کا PTI ہیں، یہ بائیں بازو کا عمران خان ہیں جو ان کے رہنما ہیں، ان میں اور بائیں PTI میں آپ کو بہت زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا۔ یہ سارے کلٹ کی طرح کام کرتے ہیں۔ اوپر ایک عمران خان ہے، ایک رہنما ہے جو حرف آخر ہے، جسے پوری دنیا کا علم ہے۔ وہ لاطینی امریکہ کے بارے میں بھی فیس بک پہ ایک تجزیہ کر سکتے ہیں، وہ ویتنام کے بارے میں بھی جانتے ہیں، وہ برکینا فاسو کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، وہ پاکستان کے ہر شہر، ضلع اور گاؤں کے بارے میں بھی پوری طرح علمی مہارت رکھتے ہیں۔ انہیں آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ وہ جب فیس بک پہ کچھ لکھیں، یوٹیوب پہ کچھ بولیں، تو ان کے فالورز کا فرض ہے کہ وہ اس کو انکریٹیکلی، غیر تنقیدی انداز میں شیئر کرتے جائیں، تعریف کرتے جائیں، اور اگر ان سے اختلاف کیا جائے تو اختلاف کرنے والوں کی ٹرولنگ کی جائے۔ یہ بالکل اسی کلٹ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب وہ غلط موقف لیتے ہیں تو نام نہاد لیفٹ پارٹی اس کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ مخالفت کر بھی رہے ہیں تو چوری چھپے کسی واٹس ایپ گروپ میں، کسی کونے خدرے میں رات کو جب ملیں گے، کسی کیفے میں ملیں گے، وہاں پر تھوڑا سا نہیں، ہمارے عظیم رہنما کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، یہ ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ فیس بک پوسٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کلٹ گروپس میں، کلٹ جیسی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہوتی، اور جمہوریت کے اس فقدان کی وجہ سے بھی ان کلٹ لیڈرز نے، جو اپنے آپ کو کبھی لیفٹ لیڈر کہتے تھے، آئندہ شاید ان کو یہ نقاب نہیں پہننے دیں گے جو حقیقی لیفٹ کے لوگ ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکا، ان کو آئندہ بھی نہیں روکا جا سکے گا اگر یہ سیاست میں موجود رہے۔ تیسرا نقطہ جو میں یہاں پر اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو گروہ جن کا میں یہاں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے سیاست کو
सोशल मीडिया तक महदूद कर दिया है। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि ये तो जी इलेक्शन में भी हिस्सा लेते हैं, इन्होंने फ़लाने दिन ट्रेड यूनियन का भी काम किया था, उससे पहले किसी गांव में भी ये पहुंचे हुए थे, ये तलबा सियासत में भी हिस्सा लेते रहे हैं। लेकिन मुझे कोई एक काम इनका बता दीजिए जहाँ पर तसलसल नज़र आता हो। इन्होंने अखबार भी निकाले हैं, इन्होंने जर्नल भी निकाले हैं, लेकिन उसका एक इशू शाया होता है, दूसरा कभी शाया होता है मैंने कम से कम नहीं देखा। ये जिस गांव में एक दफ़ा जाते हैं किसानों के ऊपर एहसान करने, उस गांव में दोबारा आपको नज़र नहीं आएंगे। ये जिन तलबा को सड़कों पर एक दफ़ा लेकर आए थे, उनको ये दूसरी या तीसरी बार नहीं लेके आ सके, बल्कि हमने देखा कि उन तलबा के अंदर कई ग्रोह, कई धड़े बन गए इस कल्ट की वजह से। इनके लिए असल सियासत सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया की सियासत की एक जमालियात हैं। ये वही जमालियात हैं, वही एस्थेटिक्स हैं जो सोशल मीडिया की इन जनरल अमूमी तौर पर एस्थेटिक्स हैं। इसकी काफ़ी सारी तफसीलात हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 नुकात उठाऊंगा इनकी सियासत के हवाले से, ताकि ये समझा जा सके कि इन्होंने अलावा और चीज़ों के ये जंग के दौरान नज़रियात से गद्दारी क्यों की। सोशल मीडिया की एक एस्थेटिक वैल्यू ये है कि वो एफिमरल होता है, बड़ा लम्हे के लिए होता है, बड़ी थोड़ी देर के लिए होता है। आपकी कोई पोस्ट वायरल हुई, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे रहेगी, उसके बाद आप भुला दिए जाएंगे। आप ज़रा पिछले 5-7 साल में, 10 साल में देखिए, कितने यूट्यूबर जो थोड़े दिन के लिए वायरल हुए, कितने ही क्लिप्स जो वायरल हुए, कितने ही लोग थोड़ी देर के लिए सेलिब्रिटी बने, फिर वो गायब हो जाते हैं, उनके नाम और चेहरे तक भूल जाते हैं। इस एफिमरियलिटी के साथ जुड़ा हुआ है विजिबिलिटी। अगर आप एफिमरियलिटी को बीट करना चाहते हैं, उसको शिकस्त देना चाहते हैं, तो फिर आपको हर वक्त विजिबल होना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम और जो भी बड़े प्लेटफॉर्म, टिकटॉक पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा है। ये जो 4-5 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको नज़र आना चाहिए इमरान खान की तरह। लाइक्स आने चाहिए, कमेंट्स आने चाहिए, अलॉग्रिदम चलता रहना चाहिए आपके लिए। उसके लिए फिर आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसके लिए आप मज़हब को भी इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा इनके इंतखाबी पोस्टर्स में मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर मज़हब को इस्तेमाल किया गया। एक साहब जो थे वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से इंटरव्यू करने पहुँचे हुए थे। पूरी मुस्लिम दुनिया में और पाकिस्तान की अपनी 70-75 साल तारीख़ में बाएं बाजू का जो तरीक़ाकार था वो था सेकुलर। ना हम मज़हब के ख़िलाफ़ बात करेंगे, ना इसको अपने हक़ में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। सियासत में मज़हब का इस्तेसाल गलत चीज़ है, चाहे वो इमरान खान करे, जमात इस्लामी करे, भुट्टो साहब करें, नवाज शरीफ करे, या ये नाम निहाद कल्ट लीडर्स करें, ये गलत है। ये था तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान में और लगभग पूरी मुस्लिम दुनिया में बाएं बाजू का मौक़िफ़। कुछ ग्रोहों ने इस्लामिक सोशलिज़म प्रैक्टिस करने की कोशिश की, जैसे कि अफ़गानिस्तान की एक माओइस्ट जमात थी, उसने ये कोशिश की, ALO, लेकिन उन्होंने जल्दी सबक सीख लिया। ईरान में बाज़ दीगर मुल्कों में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जो ख़ुद को इस्लामिक सोशलिस्ट कहते थे। वो एक लिबरेशन थॉलोजी का कंसेप्ट भी मौजूद है, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन तब आप खुलकर कहते हैं कि हम सेकुलर नहीं हैं। जब आप ख़ुद को सोशलिस्ट कहते हैं तो फिर आप ख़ुद को सेकुलर रखते हैं और कहते हैं। इसी तरह हमने देखा कि इन्हीं लोगों ने BLA को तो दहशतगर्द करार दिया, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह के ढोल बजा रहे थे। सोशलिस्ट प्रिंसिपल यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान में एक मौक़िफ़ अपनाएं ताकि आपको सोशल मीडिया के ऊपर विजिबिलिटी मिलती रहे, क्योंकि पंजाब डोमिनेट करता है सोशल मीडिया को भी, बलूचिस्तान नहीं करता। मेट्रोपॉलिटन डोमिनेट करता है, पेरिफेरी नहीं करती। मिडिल क्लास बुर्जवाजी सोशल मीडिया को डोमिनेट करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा भी है, टाइम भी है। वर्किंग क्लास नहीं करती। मज़दूरों, किसानों के पास अगर एक्सेस हो भी तो उन्हें ना अंग्रेज़ी आती है, ना उनके पास वक्त है। वो दिन में 25-30, 40-50 ट्वीट और फेसबुक पोस्ट या इंस्टाग्राम और टिकटॉक जारी करें। ये जो विजिबिलिटी की लड़ाई है सोशल मीडिया के ऊपर, जो जिदोजहद है या जो भी इसको नाम दे लें,
اس کی وجہ آپ کو سمجھائے گی کہ انہوں نے یہ موقف کیوں اختیار کیا۔ اسی طرح نرگسیت، نارسسزم، یہ ایک اور اہم آسپیکٹ ہے سوشل میڈیا کا۔ جب آپ سوشل میڈیا کی سیاست کریں گے، ساتھ آپ کلٹ ہیں، پھر آپ کی جو طبقاتی بنیاد ہے وہ پیٹی بورژوا ہے، آپ میٹروپولیٹن ہیں، آپ پیریفری لیفٹ نہیں ہیں، تو ان تینوں چیزوں کا کمبینیشن اور عناصر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال سے ان تین چیزوں کا ایک مکسچر، ان تین چیزوں کا آپس میں ملنا ایک اہم عنصر تھا، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ اس نام نہاد کلٹسٹ لیفٹ نے بائیں بازو کے ان نظریات سے غداری کی جو عالمی سطح کے اوپر بائیں بازو نے لگ بھگ 150 سال سے اپنا رکھا ہے۔ پروگرام میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔